आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका भूमि निम्नीकरण और गरीबी। अब आइए देखते हैं भूमि निम्नीकरण और गरीबी। देखते हैं भूमि निम्नीकरण के बारे में। तो आपने कल सुना और देखा कि जैसे मान लीजिए किसी भी उपजाऊपन भूमि जो है, अब उसकी ह्यूमस मात्रा यानी उपजाऊपन की क्षमता या उर्वरा क्षमता धीरे धीरे कम होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब उसके साथ जुड़ गया गरीबी। गरीबी क्या है? ये गरीब किसको कहते हैं, है ना? इसको पहले जान लेते हैं, गरीब किसको कहेंगे। अब देखिए, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या हो, पिछड़ा हो। किस रूप से? आर्थिक। आर्थिक मतलब जानते हैं ना, रुपए पैसे से। रुपए पैसे से, है ना? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब देखिए, असल में बात यह है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, वैसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? गरीब। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जैसे विशेष पिछड़े जनजाति के लोग, है ना? एसटी एससी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पिछड़े हैं, जैसे जंगलों के किनारे बस रहे हैं, सिर्फ वो वनों पर निर्भर हैं, उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है ना? और वो भी उपजाऊ भूमि नहीं है, क्योंकि देखिए शुरू में उनके पास उपजाऊ भूमि रहा, लेकिन बात ये हुआ कि वो भूमि धीरे धीरे उर्वरा शक्ति क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और इसका बैलेंस बनाने के लिए इनके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होता है कि ये इसको जो है संतुलित बना सकें। तो अब उसी निम्नीकरण भूमि में ही और ये लोग जो है दोहन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसी में ही वो फसल उगाते रहते हैं और भूमि और दोहन होता रहता है है ना? उसी में थोड़ा मोड़ा खाद डाल करके और उसको जो है धीरे धीरे निम्नीकरण कर रहे हैं। देखिए, गरीब लोगों के पास ना कई तरह की समस्याएं होते हैं, है ना? अब आर्थिक रूप से अगर पैसा नहीं है तो वो हमेशा वैसे ही रह जाएगा। तो अगर इस स्थिति को अगर टालना है, यानी इसे सही करना है, तो इस पर बिल्कुल गवर्नमेंट की जो है भागीदारी होना चाहिए कि भाई ये अगर गरीब लोग नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, इस भूमि को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट उनको बेकायदे छूट दे। लेकिन आज तो बहुत सारी योजना ऐसे आ चुके हैं, है ना? जैसे मान लीजिए, इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकार का योजना है रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लोग काम करेगा और अपना भरण पोषण करेगा। डेली का एक दिन का मान लीजिए 172 रुपया पर डे का है। इससे ज़्यादा अभी बढ़ गया है, लगभग 190 के आसपास हो गया है, इससे भी ज़्यादा हो गया है लगता है ना? तो ऐसा एक दिन का है मजदूरी। तो आप समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति एक दिन में अगर 200 मिनिमम मान लेता हूं मैं इसको, है ना? बढ़ गया है, और तो 200 रुपये अगर एक दिन में कमाता है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? यानी 6000। तो देखिए, मिनिमम अब ये 6000 में अपना घर का जो है खर्चा अच्छे से वो गरीब व्यक्ति चला सकता है। बट यहाँ ये समस्या ये है कि गरीब तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, काम करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अब काम करना चाहता नहीं है। सरकार की तरफ से ये 35 केजी चावल मिल जाता है, बीपीएल है ना? क्या है? वीपीएल, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात वो अपने जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है ना? इसलिए इसे बीपीएल के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब वो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? गरीब है, इसलिए ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है? तो अब उनको जो मिल जाने के बाद, जैसे शासन के द्वारा जब 35 केजी चावल मिल जाता है, तो बात ये हो जाता है कि ना, मिल तो है ही रहा है, एक आलसीपन ये भारतीयों में बहुत ज़्यादा है। अभी अमेरिका में आप चले जाइए, बिल्कुल वहाँ पे बड़े बड़े अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, काम बहुत एक्टिव से करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, कई योजना सरकार का चल रहा है ना? वृद्धा पेंशन, जैसे गरीब है लेकिन वो वृद्ध हो गया तो उसे वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। जैसे कुछ ऐसे हैं जिनके पति देहांत कर गए हैं तो उनके लिए जो है पैसा दिया जाता है। तो सरकार का कई ऐसा स्कीम चल रहा है ना?
तो चलिए आगे हम लोग अब और जानते हैं। देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नलिखित भूमि पर आश्रित है। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं। देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नलिखित भूमि पर आश्रित हैं। मैं कहता हूं क्यों? तो इसलिए क्योंकि इनके पास इतने आर्थिक या रुपए पैसे की क्षमता नहीं होता है कि जो भूमि निम्नीकृत होता चला जा रहा है उसे वो संतुलन बनाने के लिए जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग भरपूर मात्रा में कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए जैविक खाद का उपयोग करता है ना, और ये आपका रासायनिक खाद का उपयोग करता है, तो रासायनिक खाद का जो उपयोग किया हुआ भूमि है तो वो जैविक खाद का उपयोग आप स्टार्ट करना अगर स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो निम्नीकृत भूमि पर अब वो तुरंत तत्काल वो ऐसा पैदा नहीं देगा जैसे पहले ये रासायनिक खाद डाल करके और पर्याप्त पैदा ले पाता था, क्योंकि इसके पास भूमि की भी कमी है। भूमि की कमी है तो छोटा सा भूमि में भी उत्पादन ज़्यादा करना है, इसलिए वो और नहीं कर पाता है। एक तो पैसा है नहीं, ठीक है, और पैसा है नहीं तो ये भूमि को और निम्नीकृत करते चला जा रहा है और इसी पर आश्रित है। ये इस पर आश्रित है, निम्नीकृत भूमि पर ही आश्रित है, क्योंकि इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि इसकी संतुलन बना सके और उसी में ये अपना उत्पादन करता रहता है। न उसके पास रासायनिक खाद का प्रयोग करने भर रुपए होते हैं और ना ही जैविक खाद का। ठीक है, इसलिए ये जो है भूमि पर लगातार फसल का उत्पादन करते रहते हैं, लगातार फसल का उत्पादन करते रहते हैं, जिससे भूमि निम्नीकृत होता जा रहा है ना, और इसी पर वो आश्रित होते हैं। अब देखिए, जब भूमि निम्नीकृत हो रहा है तो अनाज इनके पास कम पैदा हो रहे हैं। अब अनाज कम पैदा हो रहे हैं तो खाने के लिए इनके पास अनाज है नहीं। अब देखिए, ये एक गरीबी के कारण क्या है? यही सब तो हैं, क्योंकि गरीब उसी को कहेंगे जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, है ना, उसे हम गरीब कहेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नीकृत भूमि पर क्यों आश्रित हैं, यानी भूमि पर आश्रित हैं। वे या तो गरीब पशुपालक हैं, या तो गरीब पशुपालक हैं, बिल्कुल सच बात है, या वो गरीब ही है लेकिन वो पशुपालन कर रहे हैं। अब उस पशुपालन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे पशु का पालन कर रहे हैं जिसका न तो ज़्यादा दूध का उत्पादन हो पा रहा है और न ही उससे ज़्यादा कमाई हो पा रहा है, तो बिल्कुल उसी में बस लगे हुए हैं और गरीबी हमेशा बना हुआ है, उसे उबरना चाहते नहीं हैं। जब उसे उबरना चाहेंगे तो उनको गरीब पशुपालक लोग और अच्छे अच्छे पशु खरीद करके उसका दूध का बिक्री करने लगे हैं ताकि उससे इनकम होने लगे, गरीबी धीरे धीरे कम होने लगे। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को ही तो गरीबी कह रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे भाई, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होता कि अच्छा पशु खरीद ले, अच्छे नस्ल वाला जर्सी नस्ल का गाय खरीद ले ताकि खूब दूध हो, है ना। तो ऐसा काम वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, वे या तो गरीब पशुपालक हैं या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब व सीमांत किसान व आदिवासी हैं, या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब। अब वो निम्नकृत भूमि, अब आपको समझ में आ गया हो कि निम्नकृत भूमि पर खेती करने वाले अधिकतर कौन होंगे? गरीब भाई लोग, ये गरीब व सीमांत किसान। सीमांत का मतलब क्या? कि वैसे व्यक्ति जिसके पास अधिकतम 2 से 2.5 एकड़ भूमि है, बस वो सीमांत कृषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वह आदिवासी हो। वह कौन हो? आदिवासी, जो जंगलों के किनारे अक्सर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि उनके पास भूमि कम होता है ना। और ऐसे भी हैं, आपको मैदानी इलाकों में भी मिल जाएंगे जो बहुत कम है, और कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही आदिवासी समुदाय ही है, अन्य समुदाय में भी अब ऐसा मिलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या देख रहे हैं ना, लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी कल का पेपर में आया हुआ था कि ये लॉकडाउन के कारण, है ना, लॉकडाउन के कारण जनसंख्या 1 करोड़ लगभग बढ़ जाएगी भारत में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये चल रहा है। अब ये गरीबी जनसंख्या वृद्धि के कारण और संसाधन बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या तगड़े में बढ़ रहा है।
ठीक है, इस वजह से जो है कम होता जा रहा है भूमि का क्षेत्र। अब कैसे हो रहा है, मतलब भूमि जितना है उतने है, लेकिन व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ना। जैसे मान लीजिए ये आपके दादा हैं, तो दादा के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2, ए और बी। अब इसके 4 पुत्र हो गए। अब ये बताइए, दादा के पास 10 एकड़ जमीन था, इसमें 5-5 एकड़ बटा है ना, 5-5 एकड़ बटा, और 5 में ये 5 इसके बेटे हैं, तो 1-1 एकड़ हुआ। अब इस 1-1 एकड़ में कितने कमाई होगा भाई? अब बताओ, इनके भी बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसे तो गरीबी तो यहाँ आकर के हो जा रहा है ना, देख रहे हैं ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसा। चलिए, अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। अन्य किसी आजीविका के संसाधन के अभाव में वे इस निम्न भूमि का और दोहन करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों नहीं होंगे? कारण है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है, वैसा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है जिससे कि वो जैविक खाद और अन्य अन्य चीज़ों का उपयोग करके और अपने भूमि को उर्वरा शक्ति बना सकें, इसलिए वो मजबूर हैं, दोहन करेंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। जिसके कारण निम्नीकरण और तेज हो जाता है, जिसके कारण निम्नीकरण क्या हो जाता है? और तेजी से बढ़ने लगता है। अक्सर गरीबी के कारण ये समुदाय जमीन के संवर्धन, यानी जमीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय भी नहीं कर पाते, यानी जमीन के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उचित उपाय नहीं कर पाते हैं। इस तरह गरीबी और भूमि निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र स्थापित करते हैं। क्या बोल रहा है कि गरीबी और भूमि निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर कुचक्र स्थापित कर रहे हैं। क्यों ऐसा कुचक्र स्थापित कर रहे हैं? क्योंकि चक्र तो वही होता है कि भूमि निम्नीकरण ना हो, उर्वरा शक्ति बना रहे, लेकिन ये भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है और इनका गरीबी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमि संवर्धन का जिम्मा सरकार उठाए। तो इन प्रदेशों में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए या भूमि की निम्नीकरण को कम करने के लिए, यानी इसकी जिम्मा कौन उठाए? सरकार उठाए, और गरीबों को आजीविका और भूमि की गुणवत्ता की रक्षा करे। इसीलिए तो सरकार रक्षा कर रहा है कि इनकी आजीविका आपको सोसाइटी के माध्यम से चावल दे रहा है, और भूमि की गुणवत्ता के लिए जैविक खाद वगैरह का प्रोवाइड कर रहा है कम दामों पर। ठीक है, तो ये सरकार की कई योजनाएं हैं। और जो अगर मान लीजिए जिसके पास कम भूमि है, इधर रोजगार गारंटी योजना खुल गया है ना, इसमें जाकर के काम करिए और पैसा कमाइए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम होता है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन आपको अब लिख लेने हैं यहाँ पर। गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं या वे उसके कारण हैं? अब ये जो पढ़े ना, बस आंसर वही है उसका कि गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं या वे उसके कारण हैं। तो अब यहाँ पे हम स्पष्ट कर दें कि गरीब शिकार हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, यानी गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं, यानी भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। अब कह रहा है ये कि गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं या वे उसके कारण हैं, तो आप कह सकते हैं उसके कारण हैं। क्यों कारण है? क्योंकि ये इस पर लगातार इस भूमि पर अपना फसल उत्पादन कर रहे हैं, इसको संतुलन बनाने के लिए कोई ऐसा उपाय कर नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भूमि निम्नीकरण के कारण बन रहे हैं। ये शिकार नहीं है, उसके कारण बन रहे हैं, और उस कारण की वजह से ये शिकार बन गए हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख करके और भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भूमि प्रबंधन बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। भूमि प्रबंधन, ये भूमि निम्नीकरण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भूमि प्रबंधन, अर्थात भूमि को कैसे प्रबंध किया जाए ताकि निम्नीकरण से बच सके, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भूमि एक स्थिर संसाधन है। अब आपको लग रहा होगा कि भूमि एक स्थिर संसाधन है, ये तो बात समझिए। अच्छा, भूमि चलता फिरता साइकिल थोड़ी है गाड़ी थोड़ी है। भूमि तो स्थिर संसाधन है ना। भूमि कैसे संसाधन है? स्थिर संसाधन है।
किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या है कि भारत में अब 125 करोड़ जनसंख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या रुकेगी नहीं, जनसंख्या और क्या होगी, बढ़ती ही रहेगी, है ना। अभी मैं आपको बताया ना कि इस लॉकडाउन के चलते सिर्फ यूएनओ का रिपोर्ट आया था कि आपका मार्च से लेके दिसंबर तक में लगभग 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाएंगे, 1 करोड़ जनसंख्या क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, अर्थात बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको लगेगा कारण, अच्छा ये लॉकडाउन से कैसे बढ़ जाएगा। असल में देखिए क्या है, लॉकडाउन में बढ़ने का रीज़न है क्योंकि देखिए लोगों का जो है घर में रहना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, घर में रहना ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर लोग रहा करते थे, है ना। तो अब लगभग सभी लोग घर आ चुके हैं, है ना। कुछ लोग बाहर हैं, वो भी घर जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है लोगों का रहना बसना जो है एक साथ जब होगा लंबे समय तक, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है। ठीक है, बाकी आप खुद समझते हैं। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है। अब आप देख लिए कि भूमि एक स्थिर संसाधन है, भूमि नहीं बढ़ रहा है किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारी आवश्यकताएं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमारी जीवन शैली बदल रही है, अब आवश्यकताएं बढ़ी, हमारी जीवन शैली बदल रही है। क्या प्राचीन समय में जैसे लोग रहते थे वैसे आप हैं? नहीं, आज कई तरह की जो है बदलाव हो चुका है, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, पढ़ाई लिखाई सब। ठीक है, नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, मतलब गांव के लोग अब कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर, नगर की ओर, है ना। इन सब का असर भूमि पर स्पष्ट रूप से पड़ता दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं, पलायन मतलब जाना, मतलब अब लोग कहाँ जा रहे हैं, नगर से नगरों की ओर, यानी गांव से नगर की ओर। कहाँ से, गांव, मान लो ये गांव है, इस गांव से नगर की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन मतलब जा रहे हैं, कर रहे हैं। जिस कारण नगरों का क्या है, बेतरतीब विस्तार हो रहा है। यानी कहने का मतलब है नगरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। बेतरतीब से मतलब बेतरतीब से कहने का मतलब कि अचानक से इसका वृद्धि होता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलाव होता जा रहा है, जितना होना नहीं चाहिए उस तरीके से हो रहा है। कल तक जो खेत फसल से लहलहाते थे, यानी कल तक यानी पिछले कुछ समय में उस जमीन पर खेत में, यानी उस खेत में फसल लहलाते थे, आज उनमें इमारतें अर्थात घर भवन निर्मित हो चुकी हैं। जिस भूमि में वनों का विस्तार था, जिस भूमि में किसका विस्तार था, वनों का विस्तार था, उस पर क्या हो गया है, उस पर कृषि उत्खनन, कृषि कार्य, फसल उत्पादन होने लगा। उत्खनन मतलब कोयला का उत्खनन हो रहा है, लोहा का हो रहा है, सोना का, बक्साइट का, चांदी का, हीरा का, मोती का, सबका, है ना। इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमि प्रबंधन कर उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तरीके यानी निम्नांकित तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं वो कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जो अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला तरीका है आपका, पहला तरीका है नगर एवं गांव का नियोजित विकास हो। बिल्कुल, नगर और गांव का नियोजित सिस्टमेटिक विकास हो, प्लान के माध्यम से विकास हो। ठीक है, योजना बनाकर विकास किया जाए ताकि जो नगरों में मिलते हैं वो कुछ हद तक गांव में उपलब्ध हो जाएं, ताकि लोग गांव से नगर की ओर
न जाएं। ठीक है, यानी नगरों एवं गांवों का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। यानी नगरों एवं गांवों का विस्तार, यानी नगर का विस्तार और गांवों का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। जिस भूमि पर कृषि होता था, क्या होता था, जिस भूमि पर खेती किसानी फसल उत्पादन किया जाता था, उस पर अब गांव बस रहे हैं और नगर बस रहे हैं। अतिक्रमण मतलब उस पर अब आकर के बसाए जा रहे हैं, नगर बसाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, है ना। तो अतिक्रमण कर रहे हैं। जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उपलब्ध होती है। जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उपलब्ध होती है। यदि नगरों एवं गांवों का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है कि एक तरफ गांव का विकास हो और एक तरफ नगर का एक सिस्टमेटिक विकास हो, और नहीं ये नहीं कि कहीं भी गांव में भी जा करके और इसका जो है विकास करते जा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक, ताकि नगर का नगर के स्थान पर, गांव के स्थान पर विकास हो सिस्टमेटिक रूप से, और गांव में भी वो सुविधाएं हो कुछ जो कि इनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए गांव में ही। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए कौन है, यानी नगर एवं गांव का नियोजित विकास। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आते हैं, बंजर भूमि का उपयोग। किस भूमि का उपयोग, बंजर भूमि का उपयोग। अब इस बंजर भूमि, जो बंजर भूमि आपने पहले पढ़ा कि वह भूमि जिसमें उर्वरा शक्ति एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, वैसे भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। यानी बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है, इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है। अकृषि कार्य का मतलब जैसे उद्योग लगाया जा सकता है, आवासीय उद्योग, और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा, क्योंकि बंजर भूमि पर लोग कुछ कर नहीं रहे थे, तो अब इस भूमि का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे आइए, अगला है परती भूमि का उपयोग। किस भूमि का, परती भूमि का उपयोग। जैसे मान लीजिए कृषक क्या करता है कि एक वर्ष खेती करता है, दूसरे वर्ष छोड़ देता है, 2 साल बाद फिर उस पर खेती करता है ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बना रहे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि परती भूमि का हर साल उपयोग किया जाए फसल चक्रण करके। यानी परती भूमि का उपयोग, परती भूमि खास करके जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है, उसका उपयोग कृषि एवं बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जब उत्पादकता में वृद्धि होगी, लोगों को उत्पादन में जब वृद्धि होगा तो अनाज आवश्यक रूप से मिल जाएगा। तो जो लोग भूखों मर रहे हैं उनको अनाज मिल जाएगा, उनकी भरण पोषण हो जाएगा। और जो लोगों का नहीं हो रहा है उत्पादन, मान लीजिए भूखों नहीं मर रहे हैं लेकिन उसकी आर्थिक रूप से तो उत्पादन होगा, तो उसे बेच करके और पैसा कमा सकता है। चलिए अगला अब हम लोग बात करते हैं। अगला देख लीजिए आपका, ये हो गया कौन, तीसरा हो गया परती भूमि। अब चौथा पर बात करेंगे। ठीक है, चौथा है वन संरक्षण एवं वनारोपण। वन संरक्षण एवं वनरोपण। वन का क्या किया जाए, बचाओ, वन को सुरक्षित रखा जाए, और जो जहाँ वन नहीं है वहाँ पे वन लगाया जाए। ठीक है, वन संरक्षण एवं वनरोपण। ठीक है, वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में नवीकरण किया जा सकता है, अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा, है ना। ताकि व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। जैसे आप नवयुवक वन का उपयोग ना करें, यानी वन लकड़ी का उपयोग ना करें, आप बुढ़े लकड़ी का उपयोग करें, ताकि वो नए लकड़ी जो है तैयार हो सके। बुढ़े लकड़ी जो आप उसका उपयोग करें। ठीक है, वनों से पुरानी वृक्षों का उतना ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर मान लीजिए 10 वृक्ष आप लगाते हैं तो 10 पुराने वृक्ष ही काटें, 11 ना काटें। ठीक है, चलिए आगे। भारत में 23% भूभाग पर वन है। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 23% भूभाग पर। हम लोग पहले भी इसको जाने हैं कि 23% भूभाग पर वन है।
ठीक है। अभी इसमें 10% की कमी है। आदर्श वन भूमि कितने होने चाहिए भारत में? 33%। तो 10% कम है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के 23% भूभाग पर वन है। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। पर्यावरण को अगर संतुलन बनाना है तो इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। मृदा क्षरण का रोकथाम, यानी अब मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, किसका कटाव हो रहा है? मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी का यानी मृदा का, और घर के आसपास की भूमि का उपयोग, मृदा का। अब मिट्टी यानी मृदा क्षरण, क्षरण कैसे होता है? क्षरण मतलब कटाव, अपरदन। क्षरण मतलब क्या? अपरदन। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे बरसात में भूमि का कटाव होता है, जैसे बारिश होता है तो भूमि कट करके और धीरे 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 बहता रहता है, अपरदन होता है। यानी मृदा क्षरण का रोकथाम, अपरदन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग आदि के कारणों से मृदा का क्षरण हो रहा है, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं कृषि भूमि में कमी होती है ना। मृदा क्षरण के रोकथाम कर उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल वृद्धि की जा सकती है। अगर अपरदन नहीं होगा, उसके ऊपर वाली उर्वरा शक्ति बह करके नदी में नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादकता में वृद्धि होगा। अगला है आपका घर के आसपास की भूमि का उपयोग। घर के जो आसपास, आपके घर के आसपास का जो भूमि है ना, उसका उपयोग, यानी गांव या मोहल्ले में घरों के आसपास की काफी खाली जमीन होती है, इस भूमि का मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे जिसको हम बाड़ी कहते हैं, तो उस बाड़ी में, छोटा सा बाड़ी में भी ये मौसमी फसलें लगाए यानी पौधे उगाए जा सकते हैं, जिसमें हमेशा फल फूल मिलता रहेगा। लोग घर के आसपास की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है ना। आगे आइए, अब हम लोग जानते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए आप प्रतिदिन भोजन करते हैं। बिल्कुल सच बात है, घर में आजकल बैठ करके तो बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे। इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होती है? कृषि भूमि से, वन भूमि से, बंजर भूमि से, परती भूमि से? बताइए, मैं कह रहा हूँ कि बंजर भूमि से होता है। आप किसको आंसर लगाएंगे? अच्छा, कृषि भूमि। लो भाई, कृषि भूमि। अगला है, मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सी और आर, सी और बी, ओ और ए और बी? कौन है? मैं कह रहा हूँ कि सी और आर है। आपको क्या बता रहे हैं? ओ और ए। चलो लो, ओ और ए होगा। सच्चे उत्तर क्या होगा? ओ और ए। यानी आपने जैविक परत देखा होगा, कृषि कार्य जैविक परत पर होता है। ठीक है, अगला देखिए, अपरदन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होगा? यानी सबसे पहले कौन से परत का नुकसान होगा? सबसे ऊपरी परत में कौन सा होता है? ध्यान लगाइए, खनिज परत होता है? नहीं। कौन परत? जैविक परत। उसके बाद कौन? खनिज परत। उसके बाद कौन? आधारी परत। तो कौन परत का नुकसान होगा? जैविक परत का नुकसान होगा। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं ना। चलिए, अगला है, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक होगा? अभी तुरंत आपने पढ़ा है, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तभी तुरंत बन जाएगा। वन भूमि पर लगाना ठीक है कि नहीं? नहीं? अच्छा, नहीं। कृषि भूमि पर लगाना तो और अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं सर, है ना। अच्छा, इस पर भी नहीं। उपवन भूमि पर लगाना और अच्छा होगा? नहीं। तो कौन भूमि पर होगा? बंजर भूमि पर। कौन से भूमि पर? बंजर भूमि पर उद्योग लगाना ठीक होगा। अगला बात करते हैं, भूमि प्रबंधन करना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, कभी कभी आवश्यक है, इसमें से कोई नहीं। भूमि प्रबंधन करना आवश्यक है मेरे दोस्त,
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ से अभी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, टिक लगा दे रहा हूँ। मिट्टी नहीं होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा, ये हो गया। वर्तमान और पुरानी प्रतिभूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक है। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें चारों को चारों बनाने हैं। ठीक है, सिर्फ एक दिन में नहीं। आज आप को ये क्वेश्चन उधर मिल गया है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। कौन कौन से, यानी 8वां नंबर और 7वां नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला होगा, अब यहाँ पे कुम्हार कौन कौन सा क्या बनाता है। कुम्हार मिट्टी का उपयोग कैसे करता है। अब ये बर्तन बनाता है। क्या बनाता है, बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में। किसान क्या करता है, कृषि कार्य, फसल उत्पादन करने में, घर बनाने में। मूर्तिकार मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, है ना। ये सब उद्योगपति उसमें उद्योग स्थापित करने में, खनिज उत्पादन करने में मिट्टी के अंदर से। गांव का महिला क्या करती हैं, घर छपाई लिपाई उपयोग करते हैं। तो ये इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अगला है भारत के भूमि का उपयोग। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं अब नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल दिए गए सभी वर्षों में कम हो रहा है ना, और किस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल दिए गए सभी वर्षों में अधिक हो रहा है। ये सब जब उसको पढ़ोगे ना, यानी किसको, इसको आप जो है इसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसकी आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे। अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है। अकृषि भूमि का एकदम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद अगला आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट छत्तीसगढ़ और भारत के संदर्भ में है। ये दोनों चार्ट को ठीक ठाक आपको पढ़ने हैं, है ना। ये दोनों चार्ट को अच्छे से आप देख लीजिए, इस चार्ट को भरपूर रूप से। ये देखिए छत्तीसगढ़ के और भारत के संदर्भ में। अब ये दोनों को तुलना करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप। ठीक, और ये डेली एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और व्हाट्सएप में भेजते रहो। ठीक है, उसके बाद ये उसका आंसर जैसे ही उसको हल करोगे, ये आपको उसका आंसर, ये जितने क्वेश्चन है ना, ये जितने क्वेश्चन हैं, ये सबका सब जितने क्वेश्चन हैं, ये पूरे का पूरे इसका उत्तर ये ग्राफ में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इस बार पूछा गया था पेपर में भारत का संदर्भ में 1951 50 51 और 2010-11, तो इस बार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आ रहा है। पहले से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं पढ़ोगे बस हो गया, वो तुम्हारी काम है ना। और टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। आपका टेस्ट सोमवार को होगा। ठीक है, सभी लोग टेस्ट दें, है ना। और जो आपके साथी होंगे जो नहीं जान रहे होंगे, उनको एकदम फ़ोन करके बेकायदे बता दें। सब का सब एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट में रहेंगे ताकि वो टेस्ट दे लें। ऐसा ना हो कि कोई छोड़ दिया। ठीक है, बहुत कम लोग पिछले बार दिए हैं, तो इसलिए इस बार सबके सब दें। ठीक, सबको बता दीजिएगा। धन्यवाद। ओके।